हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने घर के शांत घेरे में मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अतीत की यादों से घिरी हुई, जिसे मैं भूलना चाहती थी। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था, मुझे अकेलेपन और निराशा के सागर में छोड़ गया था। हर बीतते दिन के साथ उसके दिल का दर्द और भी गहरा होता गया, जो हर पल मुझे सताता रहा। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, तो मेरे दिमाग में अपने पति के ख्यालों ने घर कर लिया। मैं करवटें बदलती रही, मुझे नींद में सुकून नहीं मिल रहा था। कमरे में भरा खालीपन मेरी आत्मा के खालीपन की प्रतिध्वनि कर रहा था। अचानक दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने मुझको चौंका दिया। मैं एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर उठकर जवाब दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे सामने मेरा 19 वर्षीय भतीजा विक्रम खड़ा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मौसी, मैं आपकी घोड़ी की सवारी करना चाहता हूँ। मेरा दिल धड़क उठा और यादें ताज़ा हो गईं, जब विक्रम मुझे घोड़ी पर सवारी करने के बारे में मजाक में चिढ़ाता था। मैं तब हंसती थी, लेकिन अब मैं खुद को उसके मासूम अनुरोध के प्रति आकर्षित पाती थी। और मेरा भतीजा कहने लगा, मौसी, आज तो मैं आपकी घोड़ी की सवारी करके ही रहूंगा। इतना कहते ही वह घोड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार होने लगा। मैं भी उसे इस तरह से देखकर पूरी तरह बहक गई थी। फिर मैं भी जल्दी से भतीजा का हाथ पकड़कर अपने घोड़ी की सवारी करवाने लगी। वह पूरे जोश के साथ मेरी घोड़ी को। मेरा नाम अनीता हेमे, एक खूबसूरत युवती थी। मेरी आंखों में कई सारे सपने और दिल में उम्मीद थी। एक साधारण परिवार से होने के कारण मैं हमेशा अपने जीवन में प्यार और खुशी की चाहत रखती थी। मुझे नहीं पता था कि किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। यह बात उन दिनों की है जब मेरी शादी का दिन था, जब मैं अपने नए घर में कदम रखते हुए उत्साह और उम्मीद से भरी हुई थी। मेरी शादी कम उम्र में ही उसके माता पिता द्वारा चुने गए व्यक्ति से कर दी गई थी, ताकि उसे भविष्य में एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद हो। हालांकि उसके बाद जो हुआ, उसने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। अपनी शादी की रात मेरा पति मुझे अकेला छोड़कर सऊदी अरब चला गया और बिना कुछ कहे चला गया। सदमे और विश्वासघात ने मेरे दिल में खंजर की तरह छेद कर दिया, जिससे मैं टूट गई और एक अपरिचित दुनिया में खो गई। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, मुझको अपनी स्थिति की कठोर वास्तविकता को स्वीकार करने में संघर्ष करना पड़ा। मुझे लगा कि जिस व्यक्ति को उसके साथ हर अच्छे बुरे समय में रहना चाहिए था, उसने उसे छोड़ दिया है। अस्वीकृति का दर्द मेरी आत्मा को कुतर रहा था और ऐसे घाव छोड़ गया था जिन्हें भरना असंभव लग रहा था। मेरे माँ बाप को भी यह रिश्ता अच्छा लगा था, क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमाई कर रहा था। लड़के वालों ने मेरे माँ बाप से कोई भी मांग नहीं की थी। इसी वजह से मेरे माता पिता ने खुशी खुशी मेरी शादी विजय से कर दिया। मेरे पति मुझे विदा कराकर अपने घर ले आए। जब मैं अपने ससुराल आई, तो मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। जब मैं अपने पति के कमरे में गई, तो मेरे पति ने अपने कमरे को फूलों से सजाया हुआ था। आज की रात मेरे लिए बहुत ही खास थी, क्योंकि आज हमारी सुहाग रात थी, जिसके लिए हर लड़की अपने पति का बेसब्र से इंतजार करती है। मैं भी एक लंबा सा घूंघट काट कर बैठी हुई थी और फिर आने वाली घड़ी के बारे में सोच रही थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मेरे पति ने आते ही कमरे को अंदर से बंद कर दिया और फिर मेरे बहुत करीब आकर बैठ गए और वह बड़े ही प्यार से बातें करने लगा। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनके साथ बात करते हुए फ्रेंडली हो चुकी थी। अब मुझे भी कोई शर्म नहीं आ रही थी। मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर मुझसे अपने प्यार का इजहार करने लगा था। उनके छूते ही मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। फिर वह लाइट बंद करते ही मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया था। बहुत देर तक हम दोनों ऐसे ही प्यार करते रहे। फिर काफ़ी देरी के बाद हम दोनों थक कर चूर हो गए, तो फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ देर के बाद मेरे पति मुझे बताने लगे कि वह कल सुबह ही काम के सिलसिले से सऊदी अरब चले जाएंगे, जिसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी।
मेरे पति कहने लगे कि उन्हें ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए उनके लिए यह नौकरी बहुत ही ज़रूरी है। वह कहने लगे कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम निराश मत होना। लेकिन पति की बात को सुनते ही मैं पूरा उदास हो चुकी थी। भला कोई भी लड़की अपनी शादी के दूसरे दिन ही अपने पति को सऊदी अरब जाने की इजाज़त कैसे दे सकती थी? उस वक्त मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं पूरी तरह से उदास होकर बैठी हुई थी। मेरे पति मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति सऊदी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी। मैंने कहा कि कुछ दिन बाद चले जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ज़रूरी काम है और वह काम से छुट्टी नहीं ले सकता। वह कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं अभी नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, इसी वजह से मैं ज़्यादा इस बात पर बहस नहीं करना चाहती थी। फिर मैं भी मन उदास करके उन्हें खुशी खुशी जाने की अनुमति दे दी। कुछ देर के बाद मेरे पति मुझे छोड़कर सऊदी अरब के लिए निकल चुके थे। मैं यूं ही दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देखती रह गई। पति की जुदाई ने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अब मैं अकेली इस घर में रह गई थी। मैं यूं ही रोने लगी और फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। पति के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे अकेले इस घर में दम घुटने लगा था। ऐसा लगता था जैसे घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। उस वक्त मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। इसी वजह से मैं घर का कामकाज करना शुरू कर दिया था। मेरे पति का घर बहुत ही बड़ा था और साथ ही साथ घर के पीछे घोड़ा का एक अस्तबल बनाया हुआ था, जहाँ पर उन्होंने 5 घोड़े को पाल रखे थे। मुझे बचपन से ही जानवर से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। इसी वजह से मैं उस दिन घर का कामकाज खत्म करने के बाद घोड़े को खाना देने के लिए चली गई थी। उनमें से एक घोड़ा सफ़ेद रंग का था, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसे देखकर मुझे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव हो चुका था। वह घोड़ी भी मेरी तरह इस घर में अकेली थी। घोड़े को खाना देने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अपने पति को फ़ोन लगाने लगी। मेरे पति ने मुझसे बात की, लेकिन मैं तब भी बार बार उन्हें अपने पास आने की ज़िद करने लगी थी। फिर वह बार बार मुझे यही कह रहे थे कि तुम थोड़े दिन और इंतज़ार कर लो। कुछ दिन के बाद मेरा भतीजा हमारे घर में आकर रहेगा, क्योंकि यहाँ से आगे की पढ़ाई वह यहीं रहकर पूरी करेगा। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, इसी वजह से वह यहाँ पर रहकर आगे की पढ़ाई को पूरी करेगा। फिर उसके वहाँ रहने से तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। अपने पति के कहने के बाद मैं थोड़ा शांत हो गई थी। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि कोई शायद इस घर में आकर रहेगा तो मेरा भी मन लग जाएगा। मैंने अपने पति के साथ कुछ देर प्यार भरी बातें की और उसके बाद हम दोनों ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद जैसे ही शाम का सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, मैंने खुद को एक बार फिर अपने घर के कामों में डूबा हुआ पाया। रात का खाना पकाना और अपने घर के आसपास के विभिन्न कामों को निपटाना मेरे लिए दूसरी आदत बन गई थी। अपना खाना ख़त्म करने के बाद मैंने अस्तबल में टहलने का फ़ैसला किया, जहाँ मेरा घोड़ा रहता था। अस्तबल में प्रवेश करते ही मुझे एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने मुझे हमेशा मोहित किया। गहरी नीली आंखों वाला एक राजसी सफ़ेद घोड़ी। उसके बारे में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींचता था, कुछ ऐसा जो शब्दों या तर्क से परे था। उसकी निगाहों में एक ऐसी बुद्धि और समझ थी जो मेरी आत्मा को भेदती हुई लगती थी। हर बार जब मैं उसके पास जाती तो वह अपना सिर नीचे कर लेती, जैसे कि मेरी जैसे वह मेरे जज्बातों को समझ रही हो। कुछ ही देर के बाद वह सारे घोड़े सो चुके थे। फिर मैं दोबारा अपने कमरे में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, जिसके वजह से मैं गहरी नींद में चली गई। अगले सुबह जब मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली, तभी घर के दरवाजे की घंटी बजने लगी। मैं तुरंत भागती हुई दरवाजे पर गई। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े एक लड़के को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि सामने जो लड़का था वह मेरा भतीजा था। उसे शादी में मैंने देखा था, इसी वजह से पहली ही नज़र में उसे पहचान चुकी थी। वह मुझे देखकर कहने लगा, मौसी, आप तो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है।
उसकी मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम अंदर तो आओ, मेरी तारीफ बाद में कर लेना, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर उसने अपना एक बैग हॉल में रखा और कहने लगा कि आपको तो पता ही होगा कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरे आगे की पढ़ाई अब यहीं से होगी। मेरे भतीजा का नाम विक्रम था। उसकी उम्र अभी 20 साल थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता था। उसकी बातों को सुनकर मैं उससे कहा कि हाँ, तुम्हारे मामा जी ने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो, लेकिन तुम इतना जल्दी आ जाओगे यह मुझे नहीं पता था। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मेरे कमरे के सामने एक कमरा था। वह कमरा मैंने अपने भतीजे को दे दिया। मैंने अपने भतीजे को उसके नए कमरे की चाबियाँ सौंप दीं। उसकी आंखों में उत्साह और कृतज्ञता के भाव ने मेरे दिल को खुश कर दिया। अब से तुम इसी कमरे में रहोगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह जानते हुए कि वह पहले इस कमरे की कितनी प्रशंसा करता था। फ्रेश होने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाने का फैसला किया और रसोई में चली गई। जब मैंने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया तो मेरे दिमाग में यह विचार भर गया कि वह कितना खुश होगा। भोजन की ट्रे लेकर उसके कमरे में वापस लौटी तो मैंने पाया कि वह बिस्तर पर बैठा हुआ अपने फ़ोन में खोया हुआ था। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो उसकी गहरी एकाग्रता टूट गई। उसके हाथ लड़खड़ा गए और फ़ोन उसके हाथ से फिसल गया। मैं उसकी अनाड़ीपन पर हंसी और उसे भोजन की प्लेट थमा दी। उसने भोजन करना शुरू किया और भोजन के लिए मेरी तारीफ़ों की बौछार कर दी। उसके शब्द मेरे कानों में संगीत की तरह थे, जिससे मैं थोड़ा शर्मा गई। जब हम वहाँ बैठकर साथ में भोजन का आनंद ले रहे थे तो मैं खुद को संतुष्ट महसूस किए बिना नहीं रह सकी। मुझे नहीं पता था कि यह साधारण पल हमारे बीच किसी खूबसूरत चीज़ की शुरुआत का प्रतीक होगा। एक ऐसा अनकहा बंधन जो सिर्फ पारिवारिक संबंधों से परे था। कुछ देर बाद मैं आराम किया। उसके बाद घोड़े के अस्तबल में जाकर उसे चारा देने लगी। आज जो मेरे सफ़ेद रंग की घोड़ी थी, वह बहुत ही ज़्यादा उछल रही थी। शायद वह भी थोड़ा आज़ाद होना चाहती थी, क्योंकि उसे भी बहुत दिनों से रस्सियों से बांधा गया था। जब मैं उस घोड़ी को चारा दे रही थी, तभी पीछे से विक्रम भी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर वह मुझसे कहने लगा, मौसी, मुझे यह सफ़ेद रंग की घोड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वह कहने लगा, यह हूबहू आपकी ही तरह सुंदर है। आप जितनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपको देखकर मन मोहित हो जाएगा। वह बातों को काटते हुए कहने लगा कि इस घोड़ी की जो नीली आंखें हैं, उसे देखकर कोई भी उस पर फिदा हो जाएगा। फिर बातों ही बातों में विक्रम ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह मुझसे कहने लगा कि मौसी, मुझे भी अपनी सफ़ेद घोड़ी की सवारी करवाओ। कुछ देर तक तो मैं उसके इस सवाल को सुनकर बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं हंसकर उसकी बातों को टाल दिया। फिर वह अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया। वह रात को ही वापस आया था। रात को मैं खाने पर उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वह आया तो हम दोनों ने बैठकर रात का खाना खाया। खाना खाते हुए ही विक्रम फिर से कहने लगा, मौसी, मुझे अपनी सफ़ेद घोड़ी की सवारी कब करवाओगी? उसकी इस बात को सुनकर मैं फिर से हंसकर टाल दिया। मैंने सोचा कि यह तो अभी छोटा है, इसे क्या समझ होगी यह जो बोल रहा है। लेकिन वह मेरी गलत फहमी थी। खाना खाने के बाद विक्रम अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। तभी किचन का काम खत्म करके मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं घर का काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इसी वजह से मैं भी अपने कमरे में जाकर जल्दी ही सो गई थी। जब मैं सुबह उठी तो मेरे दिमाग में रात वाली बात ही घूमने लगी थी। किचन में जब काम कर रही थी तो मैं उन आवाज़ों को गहरी तरीके से सोच रही थी। लेकिन तभी पीछे से विक्रम कब आकर खड़ा हो गया, मुझे मालूम नहीं हुआ कि उसने मुझे एक बार आवाज़ भी लगाया था, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ को नहीं सुना। तभी उसने आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसके इस तरह से पकड़ने से मेरे वजूद में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। फिर वह कहने लगा, मौसी, मैं कब से आपको आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात को सुन ही नहीं रही हैं।
वह बोलने लगा कि मैं आज दोपहर को नहीं आऊँगा क्योंकि आज मैं अपना कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहा हूँ। जिसे सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम रात को तो आओगे ना? तो वह कहने लगा, हाँ, रात को तो मैं आ ही जाऊँगा। फिर मैं और विक्रम दोनों ने एक साथ में बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता करते वक्त विक्रम मुझसे कहने लगा, मौंसी अपनी सफ़ेद घोड़ी की सवारी कब करवाओगी? मैं उस वक्त भी उसकी बातों को सुनकर चुप रह गई थी। फिर मैंने कहा कि तुम्हें घोड़ी कब से पसंद आने लगी? वह कहने लगा कि मुझे घोड़ियों का शौक बचपन से ही है। मुझे अक्सर सफ़ेद रंग की घोड़ी पर सवारी करना बहुत पसंद है। वह अब बार बार मुझसे जिद करने लगा था, लेकिन मैं अब उसकी बातों को हंसकर टाल दिया करती थी। उस रात को विक्रम दिन भर काम करने के बाद घर लौटा। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। जैसे ही वह कमरे में चला गया तो उसके कमरे से अजीबोगरीब और डरावनी आवाज़ें गूंजने लगीं। उत्सुकतावश मैं जांच करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। धीरे धीरे विक्रम के दरवाजे के पास पहुंचा। असामान्य आवाज़ें तेज़ होती गईं। जब मैंने अंदर झांका तो मैंने पाया कि आवाज़ें विक्रम के कमरे से ही आ रही थीं। आवाज़ ऐसी थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई और मेरे भीतर एक अजीब सी सनसनी पैदा हो गई। मेरे दिल में डर समा गया, क्योंकि मुझे चिंता थी कि यह रहस्यमयी आवाज़ मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर कर सकती है। घबराहट के साथ मैं जल्दी से अपने कमरे की सुरक्षा में वापस भाग गई। हालांकि मेरे शुरुआती डर के बावजूद मेरे भीतर जिज्ञासा की भावना बनी रही। डर की वजह से मैं चादर ओढ़कर सो गई। सुबह जब उठी तो मैं फिर से घर के कामों में व्यस्त हो चुकी थी। काम करते हुए फिर से वह रात वाली आवाज़ के बारे में मैं सोचने लगी। विक्रम आज फिर से मेरे करीब आकर खड़ा हो गया था। उसने फिर से मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें किया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह कहने लगा कि मुझे जल्द ही आपकी घोड़ी की सवारी करना है। मैं सोचती थी कि यह तो बच्चा है, इसलिए बातों को घुमा दिया करती थी, मगर अब धीरे धीरे विक्रम में बहुत बदलाव आने लगा था। वह अक्सर बैठकर अपने फ़ोन में पता नहीं कौन सा वीडियो देखा करता था। जब मैं उसके बगल में आकर खड़ी होती तो वह हड़बड़ा जाता था और अपना फ़ोन छुपा लेता था। रोज़ रात को भी वह अजीब सी आवाज़ ने मुझे तंग करके रख दिया था। विक्रम को मैं बच्चा समझती थी, इसी वजह से उनकी हरकत को हंसकर टाल दिया करती थी। विक्रम अब मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका था। वह मेरे बहुत करीब आकर बैठ जाता था, जिससे मुझे एक अगल सी भावनाओं का एहसास होने लगता था। वह मेरे साथ नाश्ता करता और मेरे कमरे में भी आकर काफ़ी देर तक मुझसे बातें किया करता था। फिर उन बातों के दौरान मेरे साथ फिर से वही जिद किया करता। वह कहता कि मौंसी, मुझे तो आपकी घोड़ी की सवारी करनी है। मुझे आप बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। क्या आप मुझे अपनी घोड़ी की सवारी नहीं करवाओगी? मैं बार बार उसे बच्चा समझकर नज़रअंदाज करती जा रही थी, लेकिन यह मेरे आने वाले ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। एक रात मैं सो रही थी कि एक अजीब और भयानक आवाज़ सन्नाटे में गूंज उठी। यह एक जानी पहचानी लेकिन बेचैन करने वाली आवाज़ थी, जो बगल के विक्रम के कमरे से आ रही थी। उत्सुकता से मैं और ध्यान से सुनने की इच्छा को रोक नहीं सकी। आवाज़ तेज़ और ज़्यादा तेज़ होती गई, जिसने मुझे बिस्तर से बाहर खींच लिया और विक्रम के कमरे की ओर ले गई। उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैं हर गुजरते पल के साथ शोर को तेज़ होते हुए सुन सकती थी। मैंने खिड़की की दरार से झांका कि अंदर क्या हो रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ। विक्रम अपने फ़ोन में खोया हुआ था। एक वीडियो देख रहा था जो उससे किसी तरह की तीव्र प्रतिक्रिया पैदा कर रहा था। मैं तुरंत भागते हुए वापस आई और अपने पति को फ़ोन लगाने लगी। मैं अपने पति को फ़ोन लगाकर खूब रोने लगी थी। मैं उनसे बार बार यहाँ आने की जिद कर रही थी, लेकिन वह बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अभी उन्हें आने में कुछ वक्त और लगेगा। इसी वजह से मैंने गुस्से से फ़ोन रख दिया। अगले ही दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी। आज मुझे अपने पति की बहुत ही ज़्यादा याद सता रही थी।
पूरी रात भर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैंने सोचा था कि मैं विक्रम के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जब मेरे पति यहाँ आ जाएंगे तब उन्हें अपनी आँखों से ये सारी हकीकत दिखाऊंगी। क्योंकि अगर मेरी बात पर विश्वास ना किया तो शायद वह मुझे ही इस घर से बेघर ना कर दे। विक्रम को भी यहाँ अच्छे से मन लग गया था। घोड़ी को भी अब विक्रम के साथ ज्यादा ही लगाव हो चुका था। ये सब मैं दूर से ही देख रही थी। तभी मैं सोचने लगी कि यह रोज रोज मुझसे जिद किया करता है कि उसे सफेद घोड़े की सवारी करनी है। कहीं वह इसी की बात तो नहीं कर रहा था। मैं कहीं मन ही मन में उसे गलत तो नहीं समझ बैठी थी। लेकिन अगर यह बात थी तो रात को वह फोन में वीडियो देखकर अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा था। अभी भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ विक्रम ही दे सकता था। इसी वजह से अब मैं विक्रम का इंतजार करने लगी। विक्रम उस घोड़ी के साथ कुछ देर वक्त बिताकर जब वापस घर आया तब वह आते ही अपने कमरे में चला गया। उसी वक्त में भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। मैंने तुरंत कमरे में जाते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। विक्रम मुझे दरवाजा बंद करता देखकर हैरान हो चुका था। फिर वह कहने लगा कि मौसी, आप इतनी जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा, क्यों, तुम मुझे इस तरह देखकर हैरान हो गए हो? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे पास आऊं? मैं विक्रम से बहकी बहकी बातें करने लगी। वह मेरी बातों को अच्छे से समझ चुका था। वह फौरन से कहने लगा कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने कहा, फिर कैसा मतलब था? तुम तो रोज मुझे कहते थे कि तुम्हें सफेद घोड़ी की सवारी करनी है। तो वह मुझसे कहने लगा कि जी मौसी, मैंने कहा तो था, मैंने कहा। तो क्या तुम अस्तबल में जो सफेद रंग की घोड़ी थी उसकी बात कर रहे थे? वह कहने लगा कि हाँ मौसी, क्योंकि मुझे वह सफेद रंग की घोड़ी बहुत ही पसंद है। हमेशा से ही घोड़ों से लगाव रहा है, खासकर एक खूबसूरत सफेद घोड़े से जिसने बचपन से ही मेरा दिल जीत लिया था। बड़े होते हुए मैं अपनी दादी के घर जाता था जहां उसके पास कई घोड़े थे और मैं उत्सुकता से उन पर सवार होकर विशाल ग्रामीण इलाकों में घूमता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन सफेद घोड़े पर सवार होते समय मैं गिर गया और मेरा पैर टूट गया। उस क्षण से मेरे परिवार वालों ने फिर से दुर्घटना के डर से घोड़ों के पास जाने से मना कर दिया। उनकी चेतावनियों के बावजूद मेरा इन राजसी जीवों के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। मैंने कहा कि फिर तुम कैसे उस घोड़े की सवारी कर रहे थे? वह घोड़ी भी तुम्हारी बात को अच्छे से समझ रही थी। वह कहने लगा, वह इस वजह से क्योंकि मैं रात को घोड़े को समझाने की वीडियो देखा करता था। उसकी सवारी कैसे करते हैं उसका तरीका भी समझ रहा था। जब मैं विक्रम के मुंह से यह सारी बातों को सुना तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मुझे अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैं उसे गलत समझ बैठी थी, लेकिन वह तो बहुत ही अच्छा लड़का था। उसे भी मेरी तरह जानवरों से बहुत ही मोहब्बत थी। मैं उसे गलत समझ बैठी थी। अगर एक बार मैं उससे इस बारे में बात कर लेती तो शायद सच का सामना पहले ही आ जाती। फिर हम दोनों ने बैठकर कुछ देर तक एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उस बातचीत के दौरान ही मुझे घर की दरवाजे की घंटी सुनाई देने लगी। मैं तुरंत भागती हुई घर का दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरा दिल धड़क उठा। मेरे सामने मेरे पति खड़े थे। उनकी आंखें खुशी और उत्साह से भरी हुई थीं। उन्होंने आज मुझे चौंका दिया था और मैं पूरी तरह से हैरान थी। उन्होंने कहा, तुम इतना आग्रह करती रही और मैं समझता हूँ कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। शादी के दूसरे दिन एक महिला के लिए अपने पति से दूर रहना मुश्किल होगा। वह सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए काम से जल्दी वापस आ गया था। मैं उसकी विचारशीलता से बहुत खुश थी। वह कहने लगे, अपना काम जल्दी से निपटाया है और सिर्फ तुम्हारे लिए घर वापस आया हूँ। मैं अब यहीं से काम करना शुरू करूँगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसके प्यार और देखभाल से अभिभूत थी। उस रात उसने मुझ पर पहले से कहीं ज़्यादा स्नेह बरसाया, जिससे मुझे लगा कि मैं उसे प्यार करती हूँ। ऐसे ही पलों ने मुझे एहसास कराया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि उसे मेरे जीवन का साथी मिला है। और जब हम उस रात एक दूसरे को गले लगाए तो मुझे पता था कि हमारा प्यार हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता जाएगा।
वह सारी खुशियाँ मुझे मिल गई थीं जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होती है। उस एक रात में मेरे पति ने मुझसे कई बार प्यार किया था, जिससे मैं पूरी तरह से खुश हो गई थी। मैं भी इस प्यार के लिए कब से तरस रही थी। आज जब मुझे इतना प्यार मिला था, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, हर रिश्ते की अपनी सीमाएँ हैं, जिनका हर कीमत पर सम्मान किया जाना चाहिए। और जबकि समय घावों को भर सकता है, कुछ निशान इतने गहरे होते हैं कि कभी पूरी तरह से मिट नहीं सकते। दोस्तों, आपकी एक गलती आपके रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।